नमस्कार दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपसे जुड़े रहेंगे। जो लोग हमसे जुड़ गए हैं उनको मेरा नमस्कार, जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 यूट्यूब चैनल और यूपी न्यूज़ 9 इंडिया फेसबुक पेज। तो शुरू करते हैं भोर की बात, आज की बात। तो सबसे पहले वह याद कर लेते हैं आडवाणी जी को। जी हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि आज इनका जन्मदिन है, 8 नवंबर है आज। तो यूपी न्यूज़ की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आडवाणी सर को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। आप शतायु हों, यही हमारी कामना है और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अच्छे होंगे। तो आडवाणी साहब के बारे में कुछ भी कहना मतलब सूरज को दीपक दिखाना है। एक पार्टी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और जिसका संगठन सबसे बड़ा है और वो पिछले 9 सालों से राज कर रही है इस देश पर। पहले भी राज किया था लेकिन इस तरह का नहीं था, आपको पता है। तो अगर ये पार्टी यहाँ तक पहुँची है तो उसके पीछे निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि आडवाणी जी का ही हाथ है। आडवाणी जी ने ही 2 सदस्यों वाली इस टीम को 100 से ऊपर तक पहुंचा दिया था लोकसभा में। कौन भूल सकता है आडवाणी जी की सोमनाथ यात्रा, सोमनाथ से निकली हुई रथ यात्रा। पूरी दुनिया में उसके चर्चे हुए थे और आडवाणी का कद इतना बढ़ गया था कि उस समय जो है एक कहावत मुझे याद आती है कि एक कहावत कही जाती थी, बीजेपी के 3 लाल, अटल, मनोहर और लाल। मतलब 3 नाम उसमें लिए गए थे, कुछ इसी तरह का कहना था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। ये 3 नाम थे जो कि माना जाता था कि बीजेपी में इनके कद का बराबर कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। वक्त बदला धीरे धीरे। पहले अटल जी बीमार हुए, उसके बाद आडवाणी जी जो है उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना मोदी जी को और धीरे धीरे जो है वो नेपथ्य में चले गए। लेकिन जो योगदान उनके पार्टी में है, उनका जो पार्टी के लिए है, उसे किसी भी तरह से किसी के मुकाबले कमतर नहीं आंका जा सकता अगर हम बात करें लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान की। तो आडवाणी जी के बारे में उनकी एक किताब उन्होंने लिखी है, मेरा देश मेरा जीवन या मेरा जीवन मेरा देश करके है, प्रभात प्रकाशन से छपी हुई है। तो उसमें एक किस्सा है कि आडवाणी जी कभी भविष्य वक्ताओं यानी ज्योतिष पे विश्वास नहीं रखते थे। आडवाणी जी का कहना था कि जो भी इंसान हासिल करता है वो अपनी मेहनत, अपने दम पे हासिल करता है, अपने कर्मों से हासिल करता है, उसमें ज्योतिष वगैरह का कोई योगदान नहीं होता। ज्योतिष के बारे में वो ज़्यादा मतलब भरोसा नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने इस किताब में एक वाक़या लिखा है जिसके बाद से उनका ज्योतिष पे भी थोड़ा सा मतलब विश्वास होने लगा था। और वाक़या जो था 1975 का था, जब इमरजेंसी लागू हुई देश में और अचानक से 18 या 19 महीनों के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जो है निर्वासित कर दिए गए या जेल चले गए। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा था कि कोई पार्टी में पंडित हुआ करते थे, डॉक्टर बसंत पंडित या समथिंग लाइक दैट। तो वो उनको कभी कभी कुछ कहते थे ज्योतिष के बारे में, तो वो उस पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन 2 घटनाएं ऐसी हुई 75 की इमरजेंसी वाली या उनके निर्वासन के ठीक पहले की, जिसमें एक तो ये था कि गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस हार गई थी, और दूसरा कि ये कोर्ट से जो है इंदिरा गांधी का चुनाव जो है वो रद्द हो गया था। आपको पता है राजनारायण ने जो है वो
याचिका दाखिल की थी, समाजवादी नेता जो थे। तो उसके बाद आडवाणी एक माउंट आबू राजस्थान में कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी जनसंघ की, तो उसमें वो पंडित जी आए थे, बसंत पंडित जी, और आडवाणी जी भी गए थे। तो आडवाणी जी ने पंडित जी से कहा कि भैया आप देखो सब तो बढ़िया बढ़िया हो रहा है, अब क्या कह रहे हैं तुम्हारे सितारे, या क्या कह रहे हैं तुम्हारा जो आकलन है भविष्य का, वो क्या संकेत दे रहा है। तो पंडित जी ने कहा कि पंडित जी हमारा जो मतलब आडवाणी साहब हमारा जो आकलन है वो ये दे रहा है कि अगले 1-1.5 साल आप मुसीबत में मतलब आपके ऊपर जो है भारी है। तो आडवाणी जी चकित रह गए कि भैया सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, इंदिरा गांधी हार गई हैं और उनका चुनाव रद्द हो गया, गुजरात में कांग्रेस हार गई, तो गड़बड़ कहाँ से हो जाएगी। लेकिन ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों के बाद जो है इमरजेंसी लागू हो गई। इमरजेंसी में इन्हें 18 महीने का निर्वासन झेलना पड़ा। तो उसके बाद से इनको जो है थोड़ा बहुत ज्योतिष पे भी भरोसा होने लगा। तो खैर आज उनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है हमारी और हमारे दर्शकों की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं योगी जी की। योगी जी कल हमारे जो है आनंदीबेन पटेल जो हमारी गवर्नर साहिबा हैं उनसे मुलाकात किए, और उनसे मुलाकात करते ही भैया अटकलों का बाजार तेज हो गया। आपको पता ही है कि योगी जी इसके पहले अभी दिल्ली गए थे, वहाँ मुलाकात की अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से, और मुलाकात करके आए हैं। तो उसके बाद कल जो है वो आनंदीबेन पटेल से मिल गए। तो अब ये लोग कह रहे हैं, देखिए अमर उजाला है, इसने फ्रंट पेज पे ये खबर छापी है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। तो 10 तारीख को माना ये जा रहा है, 10 तारीख को धनतेरस है, 11 को छोटी दिवाली, 12 को दिवाली है, और 9 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है शायद। तो 10 तारीख को ये माना जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और इसमें जो है ओम प्रकाश राजभर जो जुलाई अगस्त से ही जो है ताज ठोक रहे हैं मंत्री बनने की, तो वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और एक उनके साथ जो है वो दारा सिंह चौहान जो हार गए थे घोसी का उपचुनाव, वो भी शपथ ले सकते हैं। 1-2 और नए मंत्री भी शामिल किए जा सकते हैं, हालांकि अभी अटकलें हैं। मेन तो इन्हीं दोनों के लिए जो है, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है या शपथ ग्रहण समारोह होगा तो इन्हीं दोनों के लिए किया जा रहा है। तो इसके साथ जो है 1-2 लोग और भी आ सकते हैं। हालांकि इसमें यह भी लिखा है कि कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदल सकते हैं। वो सारा कुछ अमित शाह जी ने इनको योगी जी पे छोड़ दिया है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो पिछले 1.5 साल का प्रदर्शन डिपेंड करेगा मंत्रियों के परफॉर्मेंस का, कि 1.5 साल में कैसा परफॉर्म किया है उन्होंने। तो उसके आधार पे अगर योगी जी चाहें तो किसी का जो है वो पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या होगा ये कह नहीं सकते। और इतना तय हो गया है कि अगले कुछ दिनों में, या हो सकता है, अगर मेरा ये मानना है कि अगर दिवाली के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ तो हो सकता है दिवाली के बाद हो जाए, लेकिन अब होना ऑलमोस्ट तय हो गया है। तो इस बीच जो है वो इसमें यह भी लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान भी जो है लखनऊ आ गए हैं। और आपको तो पता ही है कि ओम प्रकाश ने अभी 7-8 दिन 9 दिन पहले जो है कहा था कि अगले 2-4 दिन में हम आपको बता देंगे कि शपथ ग्रहण की तारीख कब होगी, तय होगी। तो मतलब वो दबाव बना रहे थे दिल्ली दरबार पे ओम प्रकाश राजभर एक तरह से, क्योंकि उनके प्रेस्टीज इशू का भी सवाल था कि इतने दिन हो गए उनको मंत्री नहीं बनाया गया। और आपको तो पता ही है कि जो अंदर खाने की खबरें हैं उसके हिसाब से योगी जी ओम प्रकाश राजभर को पसंद नहीं करते हैं। तो लेकिन अब ये है कि चुनाव सर पे हैं लोकसभा के, और जातिगत समीकरण आपको साधना बहुत ज़रूरी है। और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का जो है वो राजभर समाज पे जो है काफ़ी पकड़ है, और उधर दारा सिंह चौहान जो है वो नोनिया समाज है, उस पर माना जाता है कि नोनिया चौहान जो होते हैं वो मतदाताओं को वो प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि दारा सिंह चौहान के आने से कोई बहुत बड़ी मजबूती मिल जाएगी बीजेपी को।
ये कहने की बात है। अब कमिटमेंट कर दिया होगा अमित शाह जी ने या जिसने भी, जेपी नड्डा साहब ने या धर्मपाल जी ने, जिसने भी किया हो, तो कमिटमेंट कर दिया हो, अपनी बात पूरी कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन दारा सिंह चौहान कोई बहुत बड़े तोप नहीं है कि उनके आने से जो है बीजेपी जो है एवरेस्ट पे चढ़ जाएगी। वो पहले से ही एवरेस्ट पे है। दारा सिंह चौहान का कद भले बढ़ जाए बीजेपी में आने से और मंत्री बनने से, वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी को मुझे तो नहीं लगता कि एक भी रत्ती वो कुछ फ़ायदा वायदा पहुंचा पाएंगे। दारा सिंह चौहान जैसे लोग अगर फ़ायदा पहुंचा पाते तो 41,000 वोट से हारते नहीं वो घोसी का चुनाव, 1,000-2,000 से हारना होता भी तो चलिए खैर, राजनीति में अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने वो हैं, मजबूरियां हैं। तो कुछ तो मजबूरी रही होगी अमित शाह जी की या धर्मपाल जी की या सुनील बंसल जी की, जो लोग उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करते हैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। तो कुछ रही होगी बात, तो इनको रखा जा रहा है। अच्छी बात है, चलिए मंत्री बन जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। तो उत्तर प्रदेश में तो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। अब बिहार में क्या हो रहा है? ये मंत्रिमंडल विस्तार तो जातिगत आधार पर ही हो रहा है। बिहार में कल नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा दांव खेल दिया है कि बड़े बड़े चित्त हो गए हैं। अब देखिए, इसमें नवभारत टाइम्स में ये खबर छपी है, कोटा बढ़ाया जाएगा भैया, जो पिछड़ी जातियों का कोटा है वो बढ़ेगा। बिहार विधानसभा में मंगलवार को पेश जाति सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर नीतीश ने कोटा बढ़ाने की पैरवी कर दी है। उन्होंने कहा कि जाति सर्वे से ओबीसी, ईबीसी, SC/ST आबादी का जो आंकड़ा आया है उसके आधार पर कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर देना चाहिए। और आर्थिक रूप से जो सवर्ण वर्ग है उसके लिए पहले से 10% कोटा है, तो जो आरक्षण का कोटा है अब वो 75% होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये कैबिनेट ने जो है नए कोटे बिल को मंजूरी दे दी है। ये कोटा बिल आज संभवतः पेश किया जाएगा विधानसभा में बिहार के, और सर्वे में 9 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो आज 8 नवंबर है, कल पेश किया जाएगा। सर्वे में कहा गया है कि बिहार में हर तीसरा गरीब है, सबसे ज़्यादा 43% SC/ST परिवार गरीब है। तो अब इसमें जो रिपोर्ट पेश की गई है बिहार में, उसके अनुसार राज्य के 1/3 से ज़्यादा परिवार गरीब हैं, जो प्रतिमाह 6,000 रुपये या उससे कम पर गुजर बसर कर रहे हैं। सवर्णों में सबसे गरीब भूमिहार हैं। पिछड़ों में सबसे ज़्यादा गरीब आबादी यादवों की है। सरकारी नौकरी में सबसे अधिक कायस्थ आबादी है, जिनकी संख्या सवर्णों में सबसे कम है। मतलब कायस्थ सवर्णों में सबसे कम है, लेकिन सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा है। तो भैया अपनी मेहनत से ज़्यादा अपनी मेरिट से है, कोई आरक्षण से थोड़ी है। चलिए, अब यही सब चलेगा। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, नौकरी है नहीं कहीं, और आरक्षण बढ़ा के 75%, 100% कर दीजिए आरक्षण। क्या करना है साले को, बढ़िया है। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट की बात कही मैंने, तो सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश आ गया है। देखिए फ्रंट पेज पे है कुछ अखबारों के दूसरे तीसरे पेज पर है, और वो है कि पूरे देश के लिए है पटाखों पर बैन वाला आदेश। पिछले साल एक आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का कि दिल्ली में पटाखे नहीं बजेंगे, तो उस समय जो है दिल्ली में बैन हो गया था पटाखा बिक्री करने का। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया पूरे देश के लिए है। तो दिवाली तो हो गई, जग गई, अब पूरे देश के लिए है। तो देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में और बिहार में क्या होगा। पटाखों की दुकान लगेगी, लाइसेंस जारी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि भैया वो आदेश केवल दिल्ली के लिए नहीं था, पूरे देश के लिए है, नहीं छूटेगा पटाखा। पराली के लिए भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पराली जो है वो आप नहीं जलाएंगे। हर स्टेट के मुख्य सचिव जो हैं वो उसकी जांच करेंगे, और एसओ जो लोकल एसओ हैं, SHO थाने के प्रभारी, वो इसको चेक करेंगे कि पराली न जले। तो अब देखिए क्या होता है, पराली जलती है कि नहीं जलती है, पटाखे छूटते हैं कि नहीं छूटते हैं। तो
पराली और पटाखा दोनों पे संकट है भैया। एक तो बंद हो जाए तो अच्छा है, दूसरा बंद हो जाएगा तो बहुत लोग चिल्लाएंगे। दिवाली बिना पटाखे के कैसी लगेगी, आप बताइए। अब भैया छुड़छुड़ी न छोड़ें, वो चरखी ना चलाएं। चलिए बम तो ठीक है, आवाज़ करता है, उसमें डबल प्रदूषण होता है। जो बम होते हैं कि भाई उसमें ध्वनि प्रदूषण भी होता है और उसमें वायु प्रदूषण भी होता है। लेकिन अगर छुरछुरी है और चरखी है, लर्री है, रॉकेट है, रॉकेट में भी खैर आवाज़ आती है। लेकिन अगर ये सब नहीं छोड़ेंगे बच्चे, मान लीजिए हम लोग तो चलो ठीक है नहीं छोड़ते हैं, नहीं एक आध तो छुटका जो बम्मा होता है छोड़ लेते हैं, चाहे छुरी चला के छोड़ देते हैं। बच्चे नहीं छोड़ेंगे तो मज़ा कैसे, दिवाली का मज़ा कैसे आएगा? खाली मिठाई खा के, लाइट जला के, लड़ी जला के। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भैया हवा ख़राब हो गई है। AQI एक तो आजकल बड़ा शब्द चल रहा है। दिल्ली में है 395, गुड़गांव में 364, नोएडा में 355 और लखनऊ में 237। अब ये 300 के ऊपर हो गया था लखनऊ में। तो अब ये है, अब देखना है कि क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो पराली और पटाखे पे आया है, कितना पालन होता है ये भी देखने वाली बात है। तो इतना खबर बताया आपको मैंने, छोटी छोटी खबरें लेकिन इम्पोर्टेंट खबरें। अब जो है एक खबर जो कल से मतलब कमाल किए हुए हैं, और आप भी सोच रहे होंगे कि भैया ये कमाल हो गया, माने अद्भुत है। और लिखा भी है इसमें अखबार में, देखिए, अद्भुत, अविस्मरणीय, अप्रतिम। जी हाँ, ये जनाब ग्लेन मैक्सवेल, पैर में चोट लगी है, शरीर में चोट लगी है, 7 विकेट गिर गए 91 रन पे, और 3 विकेट खाली बचे हैं। उसमें कप्तान पैट कमिंस और ग्लेन मैक्सवेल ने कल जो इनिंग खेली है अफगानिस्तान के खिलाफ, मतलब क्या बताएं आपको। हम तो देखते देखते मतलब चले गए सोने हम रात में। हमने कहा कि भैया ये आदमी नहीं, महामानव है। आप इसका आंकड़ा देखिए, 201 नॉट आउट, 201 नॉट आउट, बॉल सिर्फ 128, 21 चौके और 10 छक्के, 20 चौका 80 और 4 84 और 60, 8 6 14, 144 रन जो है खाली चौका छक्का से इसलिए बनाया कि बेचारा दौड़ नहीं पा रहा था। तो ये हालत है। तो कुछ लाइन पढ़ देता हूँ, ये NBT स्पोर्ट्स मुंबई से छपी हुई है, तो आप भी सुनिए। आप तो देखा ही होगा आपने और देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि ग्लेन मैक्सवेल ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। जी हाँ, खेल की दुनिया में मिसाल कायम करने वाले हीरोज़ की कमी नहीं, मगर गिर कर उठने, उठकर दौड़ने और आखिर में सबको पीछे छोड़कर मंजिल तक पहुंचने वाले बाजीगर कभी कभी देखने को मिलते हैं। आप जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी खेमे में हो, ऐसे क्षण आपको ऊर्जा से भर देते हैं और आपको बरबस ये कहने को मजबूर कर देते हैं, अद्भुत, अविस्मरणीय, अप्रतिम। ऐसी ही एक बेमिसाल इनिंग खेली ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने मंगलवार को मायानगरी मुंबई में। पिछले दिनों वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक लगाने वाले मैक्सवेल ने के दोहरे शतक से ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीत हासिल की और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। कल मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया हरा देगा अफगानिस्तान को, लेकिन इतनी इस तरह से हराएगा या अफगानिस्तान इतना संघर्ष कर लेगा, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को यहाँ तक इस हालत में पहुँचा देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। पहले 200 उन्होंने बनाया 292 रन, 91 रन, और उसके बाद जो है 7 विकेट ले लिया उन्होंने 91 रन पे। 292 का टारगेट दिया था और 91 पे इनके 7 विकेट गिरा दिए थे अफगानिस्तान ने। अब मैंने वहाँ से कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अब जीत जाएगी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने ऐसी पारी खेली, मतलब क्या बताया जाए, मतलब
ज़बरदस्त, मतलब कोई वर्ड नहीं मिल रहा है कि इस आदमी की तारीफ़ करने के लिए। कई बार बेचारे 3 दफ़ा क्रैम्प के शिकार हुए, रन लेते हुए गिर पड़े, बीच मैदान पर उनका पहुंच के लोगों ने उपचार किया, फुटवर्क नहीं कर पा रहे थे, बावजूद उसके उमस था, उसके बावजूद जो है उस आदमी ने जो है ये कारनामा करके दिखाया। और इसके पहले के बारे में, इनके बारे में इसी अखबार में छपा हुआ है कि ज़्यादा दिन नहीं हुए जब ग्लेन मैक्सवेल ने मेंटल हेल्थ का हवाला देकर क्रिकेट से ब्रेक ले लिया था। उनका ब्रेक अनिश्चितकालीन था और खेल में वापसी के बारे में उन्होंने तब सोचा भी नहीं था। उस दौर में मैक्सवेल किसी से फ़ोन पर बात तक नहीं करना चाहते थे। उस दौरान साथी क्रिकेटर मोइजेस हेनरिक्स ने उन्हें फ़ोन किया, जो इसी तरह की समस्या से गुजर चुके थे। परिवार के सपोर्ट और मोइजेस के अनुभव बांटने से मैक्सवेल कुछ हफ्तों के बाद सामान्य हुए और फिर से बैट पकड़ा। बैट के साथ वो क्या कर सकते थे ये सबको पता था, और वह लौटे तो पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ लौटे। और इस पारी के बाद मैक्सवेल मानसिक मजबूती के एक नई मिसाल बन गए हैं। बहुत बहुत बधाई मैक्सवेल भाई। 50 रन इन्होंने 51 बॉल में बनाए, 100 रन इन्होंने 76 बॉल में बनाए, 150 रन इन्होंने 104 बॉल में बनाए और 200 रन 128 गेंद में बना दिया। मतलब 150 से 200 का आंकड़ा इन्होंने जो है वो मात्र 24 गेंदों में तय किया और आखिरी में छक्का मार के अपना शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया को जिताया। हैट्स ऑफ मैक्सवेल भाई, बहुत बहुत आपको बधाई। इसके पहले अफ़गानिस्तान के भी पहले बैट्समैन ने जो है वो वर्ल्ड कप में शतक बनाया और वो बनाया उसके इब्राहिम जदरान ने। और बताया जाता है कि इब्राहिम जदरान ये पारी खेलने के पहले अपने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से मिले थे और सचिन तेंदुलकर ने उनको कुछ टिप्स दिए थे। उसके बाद से उनकी ये सेंचुरी आई, उनको भी बधाई। हालांकि अफ़गानिस्तान की टीम हार गई, लेकिन अफ़गानिस्तान की टीम ने जो खेल दिखाया पिछले 3-4 मैचों में, तो उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। तो बहरहाल ये है। और अब आते हैं रश्मिका मंदाना पे। जी हाँ, रश्मिका मंदाना के बारे में आपको पता ही होगा कि एक वीडियो उनका जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो में एक लड़की जो है वो लिफ्ट से निकलती है, खड़ी होती है, कपड़े थोड़े से उसके मतलब वैसे हैं और वो लड़की कोई दूसरी है। 12 सेकंड का वीडियो है ये, और लेकिन उसको एआई तकनीक से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बिल्कुल रश्मिका मंदाना का रूप दे दिया गया। और उसके बाद वो भैया सोशल मीडिया पे वीडियो उसको डाल दिया गया तो उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गया। अब आपको तो पता ही है कि रश्मिका मंदाना जो है वो हार्ट थ्रोब है, मतलब नेशनल क्रश है और हर आदमी उनको देखने के लिए बेकरार रहता है, बूढ़ा से लेकर बच्चा तक। तो वो बड़ा चला और वो वीडियो जो है रश्मिका मंदाना तक भी पहुंचा। तो रश्मिका मंदाना ने उसको लिखा, उनका रिएक्शन बड़ा वो था और उन्होंने कहा कि भैया ये बहुत डरावना है। और जब उन्होंने ये लिखा एक्स पर कि बहुत डरावना है, मतलब काफ़ी डरावना अनुभव है ये, और इस तरह से तो कुछ भी हो सकता है, किसी का चेहरा लगा के, मतलब ऐसा वीडियो है कि आप मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मतलब ये नकली है या फेक है, लेकिन है। आप उसको देखिए। और उसके बाद जो है वो तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई सोशल मीडिया पर, और अमिताभ बच्चन साहब जो है वो भी समर्थन में आए। उन्होंने मतलब मांग की कि इस पर लीगल एक्शन होना चाहिए और हमारे यहाँ कानून भी है। तो उसके बाद शिकायत जब हुई है तो उसके बाद सरकार ने जो है वो गाइडलाइंस जारी किए हैं और डायरेक्शंस जारी किए हैं, और सारे जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक्स है, फेसबुक है, इंस्टा है, तो उस पर सभी को कहा है सरकार ने कि 24 घंटे में जितने भी इस तरह के फेक वीडियो हैं, फेक फ़ोटो हैं, जो दूसरे का चेहरा इस्तेमाल किया गया है दूसरे के चेहरे पे, उसको तुरंत हटाएं। सारी कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि साथ में ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है, मान लीजिए आपका वीडियो किसी ने बना दिया है या फ़ोटो कोई आपका डाल दिया है, खासकर महिलाओं से मेरा कहना है, तो आप अपने निकटतम थाने में जाके तुरंत एफआईआर दर्ज कराइए, क्योंकि इस आईटी एक्ट जो हमारा भारत का बना है उसमें इसकी सज़ा है 3 साल तक की है।
तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप भी अपने निकटतम पुलिस थाने में जाइए, वहाँ कंप्लेंट करिए। कुछ से ये हम पढ़ देते हैं थोड़ा समाचार आपके लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सबके साथ ताल्लुक़ रखती है ये। सोमवार को अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद सरकार यूजर्स के साथ साथ इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को भी सचेत कर रही है। केंद्र सरकार ने जहां प्रभावित लोगों को एफआईआर दर्ज करने को कहा है, वहीं एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर छेड़छाड़ करके बनाई गई तस्वीरों या वीडियो को हटाने के आदेश जारी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डीप फेक से प्रभावित लोगों से कहा है कि उन्हें तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए ताकि दोषी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सके। वीडियो या फोटो से छेड़छाड़ कर उसे इंटरनेट मीडिया पर डालने पर 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि डीप फेक एक बड़ा उल्लंघन है और विशेष रूप से महिलाओं को यह नुकसान पहुंचाता है। इस संबंध में आईटी मंत्रालय की तरफ से इंटरनेट मीडिया के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है। सभी इंटरनेट मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर डीप फेक की पहचान करने और उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाएं और डीप फेक वीडियो मामलों में तेज गति से कार्रवाई करें। यूजर्स की तरफ से शिकायत मिलने के बाद डीप फेक कंटेंट को तुरंत हटाएं। यदि इंटरनेट मीडिया कंपनियां नियम के मुताबिक काम करने में विफल रहीं तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपनी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जरिए किसी भी व्यक्ति का डीप फेक वीडियो या तस्वीरें आसानी से बनाई जा सकती हैं और उसका इस्तेमाल उसे बदनाम करने के लिए किया जा सकता है। किसी की बॉडी पर दूसरे का चेहरा लगा दिया जाता है और रश्मिका मंदाना के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो उम्मीद है कि जो ये इंटरनेट कंपनियां हैं आपकी चारों जो भी हैं, ये लोग इस दिशा में कार्रवाई करेंगी। लेकिन एक बात मेरी जानकारी में नहीं है कि ये जो फेसबुक है और एक्स है और इंस्टाग्राम है या जो भी है, आपका लिंक्डइन है, तमाम वो है, टिकटॉक है, फलाना है, टिकाना है। टिकटॉक तो खैर बैन हो गया हमारे यहाँ, लेकिन ये पहचानेंगे कैसे कि फेक वीडियो है कि नहीं है, डीप फेक वीडियो है या डीप फेक फ़ोटो है। तो इनके पास अपनी कोई टेक्निक होगी या तो फिर उस आधार पे पहचान करेंगे कि अगर आपका कुछ बना है या मेरा कुछ बना है और मैं कंप्लेंट करूं फेसबुक को या इंस्टा को या ट्विटर को कि भाई देखिए ऐसे गड़बड़ है, ये मेरा नहीं है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। उसमें भी अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तब भारत सरकार कार्रवाई करेगी और भारत सरकार क्या कार्रवाई करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। तो सावधान रहिए, थोड़ा सा इंटरनेट का इस्तेमाल कम करिए, कम करना सीख लीजिए। बिना मतलब कि अपने घर के परिवार के लोगों की फ़ोटो जो है फेसबुक पे, इंस्टा पे ना डालें। अपना भी फ़ोटो कम से कम डालने की कोशिश करें। और अनजान जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है, इसीलिए कहा जाता है बार बार कि जो अनजान फेक रिक्वेस्ट है उसको ना एक्सेप्ट करें। जो लॉक्ड प्रोफाइल है उसको भी अगर आप जानते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप नहीं जानते उसे बिल्कुल, और लॉक प्रोफाइल लॉक्ड है, कितनी भी सुंदर फ़ोटो लगी हो, कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति का फ़ोटो लगा हो, तो उसको एक्सेप्ट ना करें। और कोशिश करिए कि अगर आप 5 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा दे रहे हैं सोशल मीडिया को, तो उसे घटा कर घंटा 2 घंटा कर दें। बाकी समय जो है किसी दूसरे काम में, किसी पॉजिटिव काम में अपने दिमाग को लगाएं, अपना टाइम उस तरफ वो करें। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जो लोग हमें बाद में देखेंगे उनको एक बार फिर से मेरा नमस्कार है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।